नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे संसद और उत्तर प्रदेश विधानसभा में मचे सियासी घमासान की, रांची आंदोलन और दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन में बड़े अंतर की, और फिर समझेंगे संसद का पूरा गणित। साथ ही शो के आखिर में बात करेंगे 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 59,019 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी। योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस अफसरों के तबादले, 4 मंडलों को मिले नए कमिश्नर। लोकसभा में हंगामे के बीच विनियोग विधेयक पारित, सदन की कार्रवाई स्थगित। कंगना रनौत इस्तीफा देकर आरएसएस प्रचारक बने, बोले अजय राय। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, जॉर्जिया से लेकर गैंगस्टर गौरव गांगुली को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में हुआ बड़ा बवाल, तृषा पर कमेंट को लेकर उदयनिधि स्टाइलिंग हुए अरेस्ट। हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, सपा एमएलए पूरे सत्र से निष्कासित। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, संसद भवन में हुई मुलाकात। चांदी की कीमतों में तेज उछाल, सोना भी हुआ महंगा, 644 रुपए बढ़कर 1,43,559 रुपए हुआ गोल्ड। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,615 पर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। संसद के गलियारों से लेकर लखनऊ की सड़कों तक राजनीति का तापमान अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन था और पूरे दिन सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, हंगामा, नारेबाजी और जबरदस्त आर पार। जी हां, विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली की संसद से लेकर लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा तक जो कुछ भी हुआ उसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन, राम मंदिर के चढ़ावे पर घमासान और दूसरी तरफ हंगामे के बीच ताबड़तोड़ पास होते बिल। जी हां, आज तीनों ही सदनों में विपक्ष का प्रचंड रूप देखने को मिला, जिसके चलते आखिर में तीनों ही सदनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की इस सबसे बड़ी और सियासी जंग की पल पल की पूरी कहानी। दरअसल आज सुबह जैसे ही 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के तेवर देखकर ही साफ हो गया था कि आज का दिन हंगामेदार रहने वाला है। संसद के मकर द्वार पर लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने एक होकर प्रचंड प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग थी कि छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज और जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आए और जवाब दें। देखिए। लेकिन आपको बता दें, सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर। सपा सांसद डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव संसद के बाहर चंदा गिनते नजर आए, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए। ये नोट जो है 47,100। मैम ये मंदिर जाएगा, ये मंदिर जाएगा, अयोध्या मंदिर। सिक्का कल गिना जाएगा। देखिए आप लोगों को देखा जोखा दिया जाएगा, कहीं चोरी ना होने पावे। सारा हिसाब का किया जाएगा। सिक्के नोट 47,100। दीजिए ना, अभी सिक्के बाकी है। नेताजी इसी में लाइए, पैसा चोरी नहीं होने पाएगा। अपना कैमरा बंद करता लेता हूँ।
ले आइए। सैतालीस हजार 47,700 47,700 वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि जब मंदिर के ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया, 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी और प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे, तो फिर चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों पर वो जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं। खड़गे ने सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां खामोश क्यों हैं। सुनिए खड़गे ने क्या कुछ कहा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच वहीं विपक्ष की इस मांग पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने करारा पलटवार दिया। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है। ये लोग भगवान राम के विरोधी हैं और इन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं। दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे। माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग है भगवान राम के विरोधी है ये लोग और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगिए। भगवान राम को जो गाली दिया उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर सीधा बेल में आ गए। जमकर नारेबाजी हुई और तख्तियां लहराई गईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार अपील की कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, सांसद अपनी सीटों पर लौटें ताकि जरूरी मुद्दों और बजट खर्च पर चर्चा हो सके, लेकिन विपक्ष टस से मस नहीं हुआ। इसी
भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच सरकार ने विधायिकी कामकाज को रोकने नहीं दिया है। जी हां, लोकसभा ने संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संचित निधि से सरकारी खर्च निकालने का कानूनी अधिकार देने वाला सबसे जरूरी द एप्रोप्रिएशन बिल बिना किसी विस्तृत चर्चा के सीधे ध्वनि मत से पास कर दिया। वहीं इससे पहले सोमवार को भी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 ध्वनि मत से पारित कराया जा चुका है। आपको बता दें कि सरकार की योजना आज कई अन्य अहम विधेयकों जैसे आयकर बिल, जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल, MSME विकास बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल और विदेशी अंशदान संशोधन बिल को भी दोनों सदनों से पास कराने की थी। साथ ही कॉर्पोरेट कानून बिल 2026 पर बनी ज्वाइंट कमेटी के चेयरपर्सन सांसद सुधीर गुप्ता ने आज अपनी रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी। लेकिन लगातार बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई को पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब अगले चरण में फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी है। वहीं उधर दिल्ली में संसद गर्म थी तो उधर लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने संसद में 59,019.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें ऊर्जा, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, कृषि और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों के लिए बड़ा फंड आवंटित किया गया। देखिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। मानवर ये वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। मानवर प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 22,160.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 7,422.27 करोड़ रुपए, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2,025 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए एवं लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। देखिए सदन के बाहर का दृश्य। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर बार बड़ा बजट लाती है लेकिन उसका 30% भी खर्च नहीं कर पाती। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये बजट लाया जाता है। देखिए शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। क्या हर बार लाते हैं, क्या बजट लाते हैं, 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं, 30% से बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाती है, खर्च कर नहीं पाती है। तो ये देखिए, चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार है। इससे कोई उम्मीद नहीं। BA और MA की जो पढ़ाई है उसका खत्म किया जा रहा है, बंद करने जा रही है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बस ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। देखिए, छात्रों, नौजवानों, किसानों, सब चीज़ में ये सरकार फेल है। और चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर सरकार। वहीं दूसरी तरफ हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष नियमों और परंपराओं को ताक पर रखकर सिर्फ
हल्ला बोल की राजनीति कर रहा है। सपा का यह आचरण पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर सीएम योगी ने साफ किया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से जारी है। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और दोषियों को सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुनिए सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा। बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बनाकर के जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया, राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बनाकर के इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को
इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। वहीं संसद में सपा विधायकों के बेल में आकर धरना देने और प्ले कार्ड दिखाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सपा के चंदा चोरी के आरोप पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिसने चंदा दिया है वो रसीद लेकर आए। देखिए सतीश महाना ने क्या कुछ कहा। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। तो कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहा। संसद से लेकर विधानसभा तक विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं सरकार ने भी हंगामे के बीच अपने वित्तीय बिल पास करवाकर ये साफ कर दिया कि वह बैकफुट पर नहीं आने वाली है। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए और संसद का कीमती समय आज फिर भेंट चढ़ गया। और अब ताजा अपडेट यह भी है कि विपक्षी सांसदों के उग्र प्रदर्शन, भारी नारेबाजी और लगातार होते व्यवधान के कारण संसद के दोनों सदनों के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा यानी तीनों ही सदनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब तीनों सदनों की बैठक कल सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगी। ऐसे में कल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल सदन में जनता के मुद्दों पर कोई शांति चर्चा हो पाएगी या फिर कल भी यही हंगामा और बार पलटवार का दौर जारी रहेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कहते हैं जब युवाओं के सपनों पर चोट होती है तो सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं उतरता है गुस्सा, दर्द और अपने हक की आवाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए बड़े आंदोलन के बाद अब देश की नजर एक और छात्र आंदोलन पर टिक गई है। लेकिन इस बार जगह दिल्ली नहीं बल्कि करीब 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची है, जहां हजारों छात्र दिन रात खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। हाथों में किताबें हैं, आंखों में नौकरी का सपना है और जुबान पर सिर्फ एक मांग, न्याय चाहिए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। कोई बारिश में भीग रहा है, कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, तो कोई अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, मेहनत करने वाले युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये रांची का ये छात्र आंदोलन जंतर मंतर के आंदोलन से काफ़ी अलग है। कैसे, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक के आरोप, ओएमआर सीट में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, इन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में हजारों छात्र सड़कों पर हैं। छात्रों का ये आंदोलन 5 जुलाई 2026 से शुरू हुआ, जब झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी 14वीं परीक्षा के रिजल्ट में कई सवाल खड़े हुए। पहला आरोप, कट ऑफ मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता नहीं बरती गई। छात्रों का कहना है कि मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं थे। दूसरा बड़ा आरोप, ओएमआर शीट में हेरफेर का
छात्रों का दावा है कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया गया। तीसरा आरोप परीक्षा कराने वाली एजेंसी TDPL को लेकर है। छात्रों का कहना है कि जिस कंपनी पर पहले सवाल उठ चुके हैं उसे ही परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी क्यों दी गई। और चौथा आरोप सबसे गंभीर है। छात्रों का दावा है कि कुछ लोगों को परीक्षा से पहले प्रश्न के उत्तर रटवाए गए और परीक्षा में वही सवाल आने का आरोप लगाया गया। छात्रों का कहना है कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस वक्त क्रांति का नया केंद्र बन चुका है। सड़कों पर हजारों छात्र रात दिन काट रहे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, सिर पर तिरपाल है लेकिन इरादे फौलादी हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक की तर्ज पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अन्न जल त्याग दिया है। मांग सिर्फ एक है कि परीक्षा में धांधली बंद करो, हमारी मेहनत का हक मत छीनो। देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि आंदोलन की शुरुआत 5 जुलाई को हुई थी। छात्र नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से भी अपनी मांगें रखीं और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। छात्रों की मांग भी साफ है। JPSC 14वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए। पूरे मामले की जांच CID नहीं बल्कि CBI से कराई जाए। ब्लैक लिस्टेड या विवादित कंपनियों को परीक्षा कराने से बाहर किया जाए। OMR शीट में 5वां विकल्प यानी कि नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन जोड़ा जाए। कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पूरी तरह पारदर्शी तरीके से जारी हो। हालांकि छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। JPSC अध्यक्ष ने लगातार पूछताछ हुई, कई घंटों तक जांच चली। JPSC की 14वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत कई परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। CID को जांच की जिम्मेदारी दी गई और अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन छात्र CID जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच चाहिए और इसके लिए CBI जांच जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात उस तुलना की भी कर लेते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। जी हां, अब जरा इस आंदोलन के सबसे बड़े पहलू को समझिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब आंदोलन होते हैं तो नेशनल मीडिया का हर कैमरा वहां टिक जाता है, लेकिन रांची में 5000 से ज्यादा छात्र अब खुले आसमान के नीचे भीग रहे हैं। तो सन्नाटा क्यों है? क्योंकि रांची का यह प्रदर्शन किसी उपद्रव का मोहताज नहीं। ना यहाँ कोई गाली गलौज है, ना कोई अश्लीलता, ना यहाँ कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का घुसा है, ना कोई हिंसा हुई, ना यहाँ पिज्जा पार्टियां चल रही हैं और ना ही सुरक्षा बलों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ सिर्फ भारत का तिरंगा है, हाथों में किताबें हैं और आंखों में अपने हक के लिए बहते आंसू और भारत माता की जय के नारे। छात्र अनुशासन के साथ प्रशासनिक अनुमतियों का पालन कर रहे हैं, खिचड़ी बनाकर आपस में बांट रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बिना किसी ड्रामे और विवाद के चल रहा ये अनुशासित आंदोलन सोशल मीडिया के एल्गोरिथम और मीडिया की TRP में जगह नहीं बना पा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हर छात्र आंदोलन का रास्ता एक जैसा होता है? क्या अपनी मांग रखने के लिए हिंसा जरूरी है? या फिर रांची के ये छात्र दिखा रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सकती है? रांची के छात्र नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन में पुलिस से झड़प, हिंसा और अराजक तत्वों के शामिल होने के आरोप लगते थे। पुलिस का भी दावा था कि छात्रों के बीच कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जिनका मकसद माहौल खराब करना था। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था। फिलहाल रांची का यह आंदोलन अभी जारी है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया जा चुका है। अब देखना होगा सरकार और छात्रों के बीच ये गतिरोध कब तक खत्म होता है।
क्या जांच एजेंसियां छात्रों को संतुष्ट कर पाएंगी या फिर रांची का यह सत्याग्रह आने वाले दिनों में एक बड़ा छात्र आंदोलन बन जाएगा? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जहां बैठकर देश के भविष्य के फैसले लिए जाते हैं, जहां कानून बनते हैं, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज उठाते हैं, लेकिन हर बार सत्र की शुरुआत होती ही संसद के अंदर ऐसा हंगामा होता है कि सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर सदन क्यों नहीं चल रहा है, विपक्ष सरकार से जवाब क्यों मांग रहा है, सरकार विपक्ष पर सदन रोकने का आरोप क्यों लगा रही है, और सबसे बड़ा सवाल, जब संसद का एक एक मिनट जनता के टैक्स के पैसे से चलता है तो हंगामे में जब सदन ठप होता है उसका नुकसान कितना होता है। साथ ही क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सांसदों को कितना वेतन मिलता है, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, क्या संसद में आने के लिए अलग पैसा मिलता है, और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था को चलाने में आखिर कितना खर्च आता है? आज की इस खास रिपोर्ट में समझेंगे संसद का पूरा गणित, सांसदों की सैलरी से लेकर सुविधाओं तक और हंगामे की वजह से होने वाले नुकसान तक। आपको बता दें, संसद का यह मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होनी हैं और मोदी सरकार 17 अहम विधेयक संसद के पटल पर लाने की तैयारी में है। लेकिन जैसे ही पहले ही दिन की घंटी बजी, शांति की उम्मीद पर पूरी तरह पानी फिर गया। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा नजर आया। विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर बेल में कूद पड़े। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा घोटाले को लेकर सीधे सरकार की घेराबंदी कर दी। लोकसभा में भी मंजर अलग नहीं था। गजब की बात तो यह रही कि इसी भयंकर शोर शराबे और नारेबाजी के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। आगे चलकर 3 अगस्त को हंगामे के बीच ही लोकसभा से सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 और राज्यसभा से एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 जैसे बिल पास भी करा दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर संसद चल क्यों नहीं पा रही है। आपको इसे समझने के लिए किसी पीएचडी की जरूरत नहीं, अपने मोहल्ले या घर के झगड़े से समझ लीजिए। जी हां, मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा घर में दो लोग किसी बात पर अड़ जाएं। विपक्ष का कहना है पहले हमारी सुनो। जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है तो सरकार पहले पेपर लीक पर जवाब दे, बाकी काम बाद में होगा। वही सरकार का कहना है हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष का तरीका गलत है। पहले तय एजेंडे के हिसाब से विधायकी काम दोनों होने दो, फिर शांति से बहस कर लेना। जहां विपक्ष से जनता के मुद्दे उठाना बता रहा है तो सरकार इसे बिना किसी ठोस वजह के कामकाज रोकना करार दे रही है। इसी पहले तुम की जिद में संसद का कीमती समय केवल और केवल हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, जहां जब दोनों अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो बैठक रुक जाती है। आपको बता दें, संसद में भी कई बार यही स्थिति देखने को मिली। विपक्ष चाहता है कि उसके मुद्दों पर तुरंत चर्चा हो, सरकार चाहती है पहले विधायी काम पूरे होने चाहिए, यानी सदन के जो काम है वो पूरे होने चाहिए। लेकिन जब बहस की जगह नारेबाजी और हंगामा ज्यादा हो जाता है तो नुकसान जनता का होता है, क्योंकि बिल अटक जाते हैं, सरकार सवाल पूछने का समय कम हो जाता है और कानून बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब आइए उस बात पर जो सीधे आपके बटुए और आपकी जेब से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि संसद कोई राजनीतिक दल अपने फंड से नहीं चलाता। संसद भवन के रखरखाव से लेकर एसी का बिल, वहां का स्टाफ और आपके सांसदों के शाही ठाटबाट का पूरा खर्च देश का खजाना उठाता है, यानी सीधे तौर पर आपका और हमारा टैक्स। जब संसद में हंगामा होता है और कार्रवाई स्थगित होती है तो ये मान लीजिए कि जनता के करोड़ों रुपए सीधे नाले में बहा दिए जाते हैं, क्योंकि संसद चले या ना चले हर मिनट का मीटर चालू रहता है। जिस तरह किसी घर का खर्च घर की आमदनी से चलता है, ठीक उसी तरह संसद का खर्च देश की आर्थिक व्यवस्था से चलता है। आइए अब आपको बताते हैं
कि देश के एक सांसद पर हर महीने कितना खर्च होता है और किस पार्टी के सांसद पर कितना बजट आता है। संसद के कानून के मुताबिक एक सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए का बेसिक वेतन यानी मूल वेतन मिलता है, लेकिन बात सिर्फ 1 लाख रुपए पर खत्म नहीं होती। इसके साथ जुड़ते हैं भारी भरकम भत्ते, जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, जिसका इस्तेमाल सांसद अपने क्षेत्र में जनता से जुड़े मुद्दों और कार्यालय संचालन के लिए करते हैं। कार्यालय खर्चा भत्ता, जिसे स्टाफ, स्टेशनरी, फोन, कार्यालय की जरूरतें पूरी की जाती हैं। यात्रा सुविधा, जिसमें नियमों के अनुसार रेल और हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। दिल्ली में रहने की सुविधा, सांसदों को सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर वेतन और प्रमुख मासिक भत्तों को जोड़ लिया जाए तो औसतन प्रति सांसद हर महीने लगभग 2,86,000 रुपए का खर्च आता है। वहीं अब बात करते हैं लोकसभा की ताकत की, यानी बड़ी पार्टियों के हिसाब से इस खर्च का गणित समझिए। लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, कांग्रेस के 98 सांसद, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद। अगर एक सांसद के वेतन और प्रमुख मासिक भत्तों को लगभग 2,86,000 रुपए माने तो अनुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों पर करीब 6 करोड़ 86 लाख रुपए प्रति महीना खर्चा आता है। कांग्रेस के 98 सांसदों का करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए प्रति महीना खर्चा आता है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों पर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए प्रति महीना खर्च होते हैं। ये सिर्फ वेतन और प्रमुख भत्तों का अनुमान है, यानी जिस पार्टी के जितने ज्यादा सांसद, सरकारी खजाने से उस पार्टी के सांसदों पर उतना ही बड़ा बजट खर्च होता है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बहस में कई बार यह सवाल भी उठता है कि क्या विपक्षी नेताओं के विदेशी दौरों के बाद संसद में ज्यादा आक्रामक रुख दिखाई क्यों देता है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव सदन के सत्र से पहले विदेश के दौरे पर जाते हैं तो सदन की कार्रवाई हमेशा बाधित होती है। सरकार बहस के लिए तैयार भी रहती है, लेकिन विपक्ष किसी ना किसी बहाने से संसद को नहीं चलने देता। जिसका सबसे ज्यादातर नुकसान आम जनता का होता है, उसकी गाड़ी कमाई को पानी की तरह सांसद बहा देते हैं। ऐसे में जनता का सवाल है कि क्या इसके लिए सांसदों पर या विपक्ष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके वेतन और सुविधाओं में कटौती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जैसे एक आम आदमी जब अपनी नौकरी पर नहीं जाता या उस दिन ठीक से काम नहीं करता तो कंपनी उसका 1 दिन का वेतन काट लेती है। तो क्या ऐसी कार्रवाई सांसदों पर नहीं होनी चाहिए? हमेशा एक आदमी ही नियमों के दलदल में क्यों फंसता है, ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है कि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। यही जनता के मुद्दे उठते हैं, यही कानून बनते हैं, यही सरकार से सवाल भी पूछे जाते हैं। ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह जनता की आवाज उठाए और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जवाब दे। लेकिन जब बहस की जगह हंगामा ज्यादा हो जाता है तो नुकसान सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि उस जनता का होता है जिसने अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजे हैं, क्योंकि संसद का हर मिनट, हर सुविधा और हर खर्च आखिरकार जनता के पैसे से चलता है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या अगली कार्रवाई में सत्ता और विपक्ष टकराव छोड़कर जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे या फिर संसद का मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 अहम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इस संग्राम में सबसे बड़ा सियासी धमाका बिहार की हाई प्रोफाइल वांकीपुर सीट पर हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के अजय किले को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी का पहला चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रखने में कामयाब रही है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई पटना की प्रतिष्ठित वांकीपुर सीट पर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों की भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें, वांकीपुर में बीजेपी के अजय किले के ढहने के कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार का सीएम पद छोड़ना, सम्राट चौधरी का नया नेतृत्व, भरत तिवारी एनकाउंटर कांड, रविशंकर प्रसाद के कथित बयान का नैरेटिव और सत्ता और मुख्य विपक्ष से मोहभंग। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों के अंतर से शानदार जीत हासिल की। घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया गया था, लेकिन वे नरोत्तम मिश्रा के अपने पोलिंग बूथ पर भी जीत दर्ज नहीं करा सके। इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी काशीराम के दामोदर यादव ने 22,527 वोट हासिल कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात की माजलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखा। बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस की भीखा भाई रवारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। कुल मिलाकर 30 जुलाई को हुए इन उपचुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया कि जहां गुजरात में बीजेपी और एमपी में कांग्रेस ने अपनी पकड़ साबित की, वहीं बिहार में प्रशांत किशोर के उभार ने राज्य की पारंपरिक राजनीति में हलचल मचा दी है। बांकीपुर की हार अब एनडीए और बीजेपी के लिए एक बड़े मंथन का विषय बन गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको दिखाया संसद से लेकर सड़क तक का पूरा सियासी घमासान, साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के उपचुनावों के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। कहीं नए चेहरे उभर रहे हैं, कहीं पुराने समीकरण बदल रहे हैं, तो कहीं जनता अपने फैसलों से बड़े बड़े राजनीतिक संदेश दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसद में फिर से बहस की संस्कृति लौटेगी या हंगामा ही लोकतंत्र पर भारी पड़ेगा? फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कोई बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।